आप सबका स्वागत है दोस्तों। नेपाल में जो जेन जी अपराइजिंग हुई है, क्या ये इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल नहीं है दोस्तों? आपने कुछ एक दो सालों पहले आपने देखा इमरान खान का रिमूवल हुआ पाकिस्तान में। वो बंदा कह के रह गया कि ये यूएसए ने करवाया है, यूएसए ने करवाया है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। अब समझ में आ रहा है। श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, बांग्लादेश में कूप हुआ, उसके बाद यूएस का 500 मिलियन का जो क्रिटिकल मिलियन पैक्ट हुआ पाकिस्तान में, ये हुआ। इन तीनों चारों चीजों से हमें क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि इंडिया इस पैटर्न को ये किसी और की प्रॉब्लम है नहीं मान सकता है, क्योंकि ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और मेरे ये वीडियोस अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, पूरे इंडिया का जो एक बैकग्राउंड है या आप उसको बैकयार्ड कहें, वो बदल रहा है। आप सबसे नजदीकी देख लीजिए, नेपाल में प्रोटेस्ट की जो चिंगारी थी उसका स्केल कुछ ऐसा था कि कुछ दिनों में इतना बढ़ गया कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ तक को जला के मार दिया। ये स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट था जो सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ था, एलिट करप्शन के खिलाफ था, लेकिन ये कंट्री वाइड अनरेस्ट बदल गया। आप ये देखिए कि ये कैसे हुआ। छोटी सी शुरुआत हुई और कहां पे चली गई, और ये क्राइसिस इतना बढ़ गया कि प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को भी रिजाइन करना पड़ा। जो लड़ाई सेंसरशिप के खिलाफ शुरू हुई थी उसने जल्दी ही बहुत गहरा रूप ले लिया, जिसमें गवर्नेंस फेलियर्स आते हैं। अब इसमें क्या क्या हो गया? इसमें आ गया यूथ, आ गया जॉबलेसनेस, आ गई करप्शन हो गया और एलिट प्रिविलेज हो गया। नेपो किड वाला केस जो आप सुन रहे होंगे। तो एक ये किस्सा हुआ। दूसरा आपने देखा होगा बांग्लादेश में जो मिड 2024 में हुआ था स्टूडेंट प्रोटेस्ट। ये कोटा सिस्टम पे स्टार्ट हुआ था नेशनल वाइड, और बढ़ते 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 ये इतना बढ़ गया कि शेख हसीना साहब को देश छोड़ के जाना पड़ा। तो शेख हसीना साहिबा आजकल हिंदुस्तान में है, और इसको किसने फ्यूल किया था? एक्सटर्नल इंटरेस्ट, चाहे वो यूनिस के हो, चाहे वो किसी लोकल पार्टी के हो, लेकिन ये इंटरेस्ट हुआ था। उसके अलावा देखिए, श्रीलंका में 2022 का अरागल है, ये इकोनॉमिक कोलैप्स से शुरू हुआ था और ये आगे जा जाके ये पॉलिटिकल एलिट्स तक पहुंच गया, उनके घरों तक पहुंच गया, उनके महलों तक पहुंच गया, पार्लियामेंट तक पहुंच गया। अब इन तीन केसेस केवल ले लें तो इनका कॉमन थ्रेड क्या है? यंग पीपल है, कनेक्टेड पॉपुलेशन है, करप्शन है, इनइक्वालिटी है और गवर्नेंस की फेल्योर है। उसके अगेंस्ट में ये एक पुशबैक हुआ है, और बाहर की जो ताकतें हैं वो देखती रहती हैं कि कहां पर कोई फॉल्ट लाइन मिले और हम जाके उसको पकड़ लें। आप ये देखिए कि इन्वॉल्व, क्योंकि जितने भी ये प्रोसेसेस होते हैं इनमें पैसा लगता है साहब। पैसा कहां से आता है? नेपाल में पैसा कहां से आया? एजेंसीज हैं जो सपोर्ट करती हैं, उसको मौका देखती हैं। अब ये मौका देख रही हैं यहाँ पे। अच्छा, अब समझने के लिए आप ये देखिए, क्या इंडिया में ऐसा कोई अटेम्प्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? आप ये देखिए और खुद डिसाइड कीजिए। इंडिया में बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या श्रीलंका की जगह इंटरनल इशू नहीं है। अब तो वैसे पाकिस्तान में भी इंटरनल इशू खत्म हो गए हैं, इसीलिए मैं पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा हूं उसके अंदर। क्यों? करप्शन इंडिया में ऑल टाइम लो है, इकोनॉमी आपकी ठीक जा रही है, लोगों की जो गवर्नमेंट पे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ गया है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी इंडिया की ठीक ठाक है। अगर आप अपने जो पेरिफेरल कंट्रीज हैं उनसे कंपेयर करें तो बेटर है। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है? कैच ये है कि आपकी पॉपुलेशन 145 करोड़ है। ऐसे में किसी भी कॉमन ग्राउंड पे, जैसे आपने कास्ट ले लिया, रिजर्वेशन ले लिया, या इलेक्शन कमीशन वाला ले लिया, सीए वाला ले लिया,
आपने ये फार्मर्स एजिटेशन का कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लो, किसी को भी डिस्क्रेडिट कर दो, तो आपके लिए 145 नहीं तो 5 करोड़ लोगों को तो उकसाना आसान है। और अगर 5 करोड़ में 1 करोड़ भी बाहर निकल आता है हिंदुस्तान में, तो गवर्नमेंट गॉन। इसलिए ख्याल रखिएगा, कोई भी एजुटेशन पूरा कंट्री नहीं करता, 100% लोग नहीं करते हैं। अगर 1% भी उठ जाए, इवन लेस देन 1% भी उठ जाए, क्योंकि वो एक साथ सम्मिलित रहते हैं, एक जगह रहते हैं, तो वो इफेक्ट ज्यादा करते हैं और ये पॉसिबिलिटीज होती है। और इसीलिए आज हिंदुस्तान में आप देख रहे होंगे अपोजिशन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पीछे पड़ गई है। वोट चोर गड्डी छोड़, आज भी राहुल गांधी जी ने यही बोला है कि अब तो ये पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में यही नारा चलेगा, वोट छोड़ गद्दी छोड़। इसमें लोगों को इकट्ठे कर लेगा, स्टूडेंट्स को इकट्ठे कर लेगा, सड़कों पे ले आएंगे। और फिर लोगों को तो देखिए चोरी चारी का बहाना चाहिए होता है। आपको मॉल लूट लिया, होटल लूट लिया, फलाना गिरा, किसी के घर में घुस गए, सामान लूट लिया, उसमें फिर एजिटेशन नहीं रह जाता है, जैसे नेपाल में हुआ, जैसे पाकिस्तान में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ। वो आगे जाके अराजकता में बदल जाता है। तो ये करना कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं है, ये सब चीजें पॉसिबल है, क्योंकि 150 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुस्तान की। अच्छा, इसके आगे जैसे पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, वो आपने देखा होगा कि सब लोग बहुत हैरान हुए जब ट्रंप ने पहलगाम अटैम्प्ट के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बीच अचानक पाकिस्तान की तरफ अपना वो शिफ्ट कर लिया। ये क्या था? उसको पाकिस्तान से क्या मिला? यूएस को मिनरल रेस आज साइन हुआ है $500 मिलियन का। और ये तो केवल एक शुरुआत है, जिसमें एंटीमोनी है, कॉपर है, गोल्ड है, टंगस्टन है, रेयर अर्थ है और रिफाइनरी का भी काम चल रहा है। ये तो अभी एक शुरुआत है। पूरा जो इनका रिक्वायरमेंट है वो $5 ट्रिलियन है कहते हैं। पता नहीं, कहे तो 20 साल से रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हमको पता चला नहीं कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन कहते हैं। तो देखिए, और जो यूएस की जो ट्रम्प की अपनी कंपनी है WLF, उसकी डील हो गई क्रिप्टो वाली। तो अब आप देखिए, अच्छा दूसरा चाइना का आ गया आपका ये इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अमेरिका का भी पाकिस्तान पे डिपेंडेंस है रेयर मिनरल्स के लिए, चाइना की भी पाकिस्तान पे डिपेंडेंस है सीपेक के लिए, क्योंकि सीपेक आपका मेन डोर है BRI का। अगर वो वहीं पे कट गया, पाकिस्तान में ही कट गया, तो आगे कैसे जाएगा? मिडिल ईस्ट में कैसे जाएगा? आप समझ रहे हैं? तो ये लिंक है। अब क्या हुआ देखिए, पाकिस्तान, चाइना और यूएस ये एक तरीके से एक खेमे में आ गए। और इसमें जो इवन आप ये देखिए कि इन तीनों के इंडिया के खिलाफ एक, आप कह सकते हैं, एक शेयर्ड इंटरेस्ट है। और इनके बीच में कौन खड़ा है आज की डेट में? मोदी जी। क्योंकि मोदी जी की जो डिफेंस की पॉलिसी है और डिप्लोमेसी है, ये दोनों ही देखिए, आप मानो ना मानो, लेकिन बहुत रूथलेस है। और अभी आपको पता चला होगा इंडियन कंपनीज ने यूएस से आपका ऑयल बाय करना भी बंद कर दिया है। और ये भी आपको पता होगा कि अंकल सैम का के कुछ बदले आसार नजर आ रहे हैं। बड़े प्यार भरे ट्वीट कर रहे हैं ये मोदी जी को, मोदी जी भी उनका बड़े प्यार से जवाब दे रहे हैं। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूं। लेकिन आप जब दोनों आप जो एक्स पे पोस्ट हैं दोनों की, ट्रम्प की और मोदी की, वो आप लेटेस्ट देखेंगे आज की, तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है, वो बड़ी बात यह है कि मोदी ने ट्रम्प को माय डियर फ्रेंड नहीं बोला, जबकि ट्रम्प ने अपने ट्वीट में बोला है माय डियर फ्रेंड मोदी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है इंडिया की साइड से कि पहले आप प्रूफ कीजिए। अरे आप तो जाके आसिम मुनीर को अपने घर में 2-2 बार लंच करवा रहे हो और हमको वेरी गुड फ्रेंड बोल रहे हो। हमें बेवकूफ समझ रहे हो क्या, या अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहे हो? तो आपने ये देखा, इंडिया, चाइना और यूएस, ये 3 जगह है। बाकी 3 जगह एक तरीके से अनरेस्ट फैल रहा है।
चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान तो चलो गया ही हाथ से, श्रीलंका में फैला था रायता, और बांग्लादेश में तो रायता फैला ही हुआ है, आप घिरे हुए हैं। और इसके अलावा भी आपने देखा कि अगस्त 2025 में टोक्यो के इंडिया में उन्होंने कहा था कि 67 या 68 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या हुआ भाई साहब, चले गए शिवा। अब ये क्यों उन्होंने रिजाइन किया, बहुमत उनको क्यों नहीं मिला, इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन इंडिया के इन्वेस्टमेंट से तो नहीं है, लेकिन क्या इसका कनेक्शन डीप स्टेट से भी नहीं है, CIA से भी नहीं है, ये हमें पता नहीं। दैट इज येट टू बी सीन। जो जो इंडिया के पास आ रहा है वो दूर जा रहा है। इंडोनेशिया वो कहता है ब्रह्मोस हम मिसाइल्स लेंगे, डिफेंस की डील्स करेंगे, तो क्या होगा, सोगोतो के अगेंस्ट में वहां पे एजिटेशन शुरू हो गया। एक पार्टनर और गया, जापान गया का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि क्योंकि एक तो 100% श्योर था, लेकिन अब उसमें डाउट्स आ गए हैं। लेकिन द थिंग इज कि इंडिया और जापान के कोजिनेस ज्यादा है, तो इसलिए शायद फर्क ना पड़े। लेकिन डीप स्टेट इज ट्राइंग कि इंडिया को हर तरीके से, हर तरफ से बांधा जाए। अगर आप उसमें एक सेंटेंस में अगर आप इसको पिरोना चाहें तो ये एक तरीके का रिजीम चेंज की प्लानिंग हो रही है हिंदुस्तान में। कई ट्राई किए हैं, चाहे वो CAA हो, NRC हो, वो किसानों का एजिटेशन हो, अब इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में एजिटेशन हो, ट्राई सब कुछ कर लिया, अभी तक तो सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन क्या आगे भी सक्सेसफुल नहीं होंगे? इसके लिए इंडिया को कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाने पड़ेंगे। पहला कदम मैं बोलता हूं कि उनको जैसे नेबरहुड में रेजिलियंस जो होती है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए स्टेबल नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका बहुत जरूरी है, ताकि वो चाइना, USA और पाकिस्तान की वेसल स्टेट ना बन जाए। इवन मैं कहता हूं जैसे पाकिस्तान वेसल स्टेट है, वैसी स्टेट्स ये लोग ना बन जाएं। और जैसे इंडिया ने श्रीलंका और मालदीव्स को हैंडल किया है, वैसे ही बांग्लादेश और नेपाल को भी इनको मतलब हैंडल करना चाहिए। आपको दूसरों के हित को भी देखना चाहिए, अपने हित के साथ साथ। और दूसरा, अगर कुछ सब कॉन्टिनेंट में कुछ भी पॉलिटिकल, बिजनेस, सिविल सोसाइटी लीडर्स कहीं पे कुछ इश्यूज होता है तो आपको प्रॉम्प्टली रेस्पॉन्स करना चाहिए। आपको नेपाल में आज के दिन में बड़ा प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स करना चाहिए। केवल बॉर्डर पे बैठ के ये नहीं बोलना चाहिए कि हम देख रहे हैं, वी विल सी व्हाट विल हैपन। नो, यू हैव टू एक्ट। और इसको कहते हैं डिप्लोमेसी और रैपिड रेस्पॉन्स। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, आपको करनी चाहिए। और तीसरी चीज मैं आपसे बोलता हूं कि क्या है, आपको एक सिक्योरिटी देनी पड़ेगी उनको, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होगी कि इसके लिए आपको एक काउंटर डिसइंफॉर्मेशन जो होती है, और उसको आपको रोकना है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया है। तो आपको अपना, जैसे नेपाल में शुरू हुआ था, ये किससे शुरू हुआ था? डिजिटल से तो शुरू हुआ था, सोशल मीडिया से तो शुरू हुआ था। तो आप अपना इन्फ्लुएंस लगाइए उन कंपनीज पे जिनके ऑफिसेस खुद इंडिया में हैं, कि आप इंडिया से ही कवर करें श्रीलंका को, बांग्लादेश को और नेपाल को, जिससे कि डिसइंफॉर्मेशन कम से कम जा पाए और जो डिजिटल राइट्स होते हैं वो लोकलाइज्ड रहें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटेलिजेंस शेयर करना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट के साथ, लॉ एनफोर्समेंट के साथ, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज लॉबिंग कर रही हैं आपके अगेंस्ट में, और ये आपको पता है। आपको उनकी जो फॉल्ट लाइंस हैं उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी फॉल्ट लाइंस क्या है, then it will be an issue। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे जियोपॉलिटिक्स होती है ना दोस्तों, ये एक अपने ही स्पीड से मूव करती है, और जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो अपने एक इंस्टीट्यूशनाइज्ड स्पीड से चलती हैं। देखिए, दोनों में बहुत फर्क है। जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से चेंज होती है, लेकिन स्ट्रेटजी ये हल्के हल्के बनती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडिया का जो नेबरहुड है उसके लिए आपको दोनों पॉलिसीज चाहिए। आपको ऐसी पॉलिसीज चाहिए जो कि इंस्टीट्यूशनाइज्ड हो, जो कि एक स्पीड में हल्के हल्के काम करती रहे। कभी खुला मत छोड़िए कि कोई दूसरा कंट्री आके
उसमें अपना कंट्रोल करें। आपको अपना कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरा, आपको रैपिड एक्शन भी करना है व्हेन एवर रिक्वायर्ड, लाइक इन नेपाल। आप ऑफिशियली उनसे परमिशन लीजिए टू इंटरफियर इन द मैटर, क्योंकि वो आपके छोटे भाई हैं। हम पाकिस्तान को अपना छोटा भाई बोलते हैं। हमारे आर्मी चीफ नेपाल आर्मी के ऑनरेरी चीफ हैं। इवन नेपाल के जो आर्मी चीफ है वो इंडियन आर्मी के ऑनरेरी चीफ है। तो हमको इस बारे में भी ख्याल रखना है। और दूसरा, हमको जो ख्याल रखना है कि हमारा एरिया ये वेपनाइज ना हो फॉरेन कंट्रीज से, क्योंकि नेपाल में, अगर मैं स्पेसिफिकली नेपाल की बात करूं, तो नेपाल बहुत लंबे समय से इंडिया में टेररिस्ट लोगों की एंट्री पॉइंट रहा है। और तो इंडिया को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि नेपाल ऐसा ट्रांजिट रूट ना बने। इंडिया को स्टेबिलिटी अब लीड करनी है, केवल क्राइसिस पे ही रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट करना भी जरूरी है, लेकिन आपको तैयारी दोस्तों पहले से करनी है। आपको ये 5 काम बहुत जरूरी है करने के। आपको अब किसी भी तरीके से अपने जो नेबरहुड है उसको अपने साथ लेके चलना है। अगर साथ नहीं लें तो आप कोई ऐसा मैकेनिज्म करें कि आपके अगेंस्ट में वो किसी थर्ड कंट्री का मोहरा ना बने। आपका क्या ख्याल है इसमें दोस्तों, आप बताइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।